नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात उत्तर प्रदेश में माफियाओं के घुटने पर होने की। जहां कभी आतंक का पर्याय रहे माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को बुधवार को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट कर दिया गया। झांसी पहुंचने पर उसके चेहरे पर दहशत के भाव साफ नजर आए और मीडिया के सामने उसने उसे देख गुहार लगाई। मुख्यमंत्री जी से यही कहना कि अब उसे और न सताया जाए, जो होना था वो हो गया। सरकार के नाम पर कुछ लोग अन्यथा परेशान कर रहे हैं, उनसे बचा लीजिए। अली ने कहा कि वह तो दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। फर्जी मुकदमा लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उस पर 8 मुकदमे लगा दिए गए। जान का खतरा होने के सवाल पर कहा कि झांसी जेल में सुरक्षित रहेंगे या नहीं, यह तो अल्लाह ही जानता है। अली ने कहा कि वह नैनी सेंट्रल जेल में पूरे नियम कायदे के साथ रह रहा था, लेकिन परेशान करने के मकसद से गृह जिले से 450 से 500 किलोमीटर दूर झांसी जेल भेज दिया गया। दरअसल सीएम योगी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकार में जहां भी जाते वहां एक नया घोटाला मिलता। अपने घोटालों को, अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए पिछली सरकारों ने सरकार के समानांतर हर जिले में कुछ सत्ताएं उभारी थीं। उसी को कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिले में एक माफिया उनका था। माफिया के सामने उनमें कपकपी छूटती थी। माफिया वहां पर अपनी व्यवस्था से संचालन करता था, वहीं दंगा भी करवाता था। सीएम योगी ने कहा इतना ही नहीं, माफिया प्रदेश की संपत्तियों में भी लूट खसोट करता था, ठेकों को हथियाता था, प्रदेश को अराजकता की ओर ढकेलता था, बेटे और व्यापारी के सामने भी पहचान का संकट खड़ा करता था। लेकिन सरकार बदली, दंगा मुक्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी हो चुका है, ऐसा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। लेकिन क्या मिट्टी में मिल गई अकड़ और घुटने पर माफिया, यह कह देने से ही यह मान लिया जाए कि ऐसा हो गया है? और यदि ऐसा हो भी गया है तो क्या जो माफियाओं के परिवार वाले हैं, उनके बेटे हैं, बेटे के बेटे हैं, अन्य परिवार के लोग हैं, क्या वह भी उतने ही गुनहगार हैं जितने उनके माता पिता या चाचा लोग हुआ करते थे? इसका भी फैसला होना चाहिए। अन्यथा क्या किसी को परेशान किया जा रहा है, यह भी समझना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं। थोड़ी देर में मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर पूजा आप ही के साथ। क्या यह स्थिति अब उत्पन्न हो गई है कि माफियाओं के नाम पर अब माफियाओं के परिवार वाले तथा कथित माफियाओं के परिवार वालों को भी अब उसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा? क्योंकि यह एक पूर्व माफिया के बेटे का दर्द है जो झलक कर सामने आया है। उसने कहा है कि उसने पूरे नियम कायदे कानून के साथ जेल में वास किया है। वैसे भी उसे अन्यथा फंसाया गया, दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। मुकदमे धाराएं जो भी हो, मैं उससे उतर ये बात कर रहा हूं कि क्या ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे माफियाओं के परिवार वालों को भी दंडित करने की प्रक्रिया हो, या फिर सब कुछ न्याय संगत हो रहा है तब तो कोई इफ और बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है? डॉक्टर पूजा जी 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 आप ही से। नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार। और अभी आपने कहा कि ये जो परिवार है ना, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 सितंबर को क्या कहा था, 7 उससे याद रखिए। तो आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो अध्यादेश ला करके 17 दिसंबर 2017 जिस समय उन्होंने अमेंडमेंट बिल ले आया था, 30,000 जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, उसको हटाने के लिए उससे पहले अपने ऊपर लगे जो है जो वो भूमि हथियाने के आरोप का अध्यादेश ला करके अपने ऊपर से मुकदमे हटा दिए थे। और वो व्यक्ति बात कर रहा है कि जो है हम किसी के यहाँ के 7 दोस्तों को याद दिलाएंगे। जहाँ तक बात रही अतीक अहमद की, तो आपको तो पता होगा कि कई सारे जो है जो जहाँ पे बुलडोज किए गए, वहाँ पे कोर्ट का फैसला आया कि आपको 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको। जो उनके रिश्तेदारों के आपने घर तोड़े हुए हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो फिर भी
लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, दो और बेटे हैं उनके ऊपर गंभीर धारा है, दो नाबालिग, मतलब हम सोचते हैं कि उनकी उम्र 12 साल 13 साल अब है, तो उतना नाबालिग थे, उसके ऊपर भी जो आरोप लगाया गया। तो ये कहाँ लोकतंत्र है? अगर इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं, मैं मानती कि इससे जो है माफिया या दंगाई जो है थर कांपने लग जाते हैं या डर लगे जाते हैं। ये तो और बड़ा आप पैदा कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो है जिनके पिता की आपने हत्या कर दी, वो मासूम थे, आपको ऊपर जो है कारागार में डालने के बाद में भी वो बासुरागढ़ी में डाल दिया गया बच्चे को, उसके ऊपर वो उसके अंदर में उसके ऊपर जो केस पे केस लादे जा रहे हैं। आप सोचिए कितना साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, उसको डाला आपने, उसके ऊपर केस लदी जा रही है। और अगर माफिया खत्म हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसने लिस्ट बनाई थी इसी साल मार्च में, और मार्च में लिस्ट बनाई थी इस माफियाओं की, उसमें से 2 गोरखपुर से आते हैं। अगर माफियाएं खत्म हो गए हैं तो गो तस्कर कौन थे जिन्होंने आकर के गोली चला दी बच्चे के मुंह में गन डाल करके? ये कौन है जो दिन दहाड़े आकर के हत्याएं कर दे रहे हैं पत्रकार की? और ये कौन है जो पुलिस के नाक के नीचे जो है आकर के अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार करके हत्या कर देते? किसके गुर्दे हो रखे हैं? आपको लगता है क्या कि 20-25 साल के बच्चे आकर के जो है गोली मार देंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस या पुलिस कस्टडी में कुछ कर नहीं पाएंगे? ये माफिया वो है जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सृजन कर रहे हैं, जिनको प्रोटेक्शन दे रखा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया होता तो बार बार आपको ये घटनाएं देखने को नहीं मिल रही होती। आप बताइए कौन से अपराधी के ऊपर में कोर्ट के द्वारा सजा करने के बाद में उसको फांसी हो गई है? हाँ, एक हुआ है कि अभी ये जो है लॉ की पढ़ाई करता हुआ, इसके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं मुकदमे, इसको एक जेल से दूसरी जेल पे शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पे भाजपा के करवरिया बंधु हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया कि भैया आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, आपने भले AK-47 चलाया, भले जो है इलाहाबाद की सड़कों पे आपने दौड़ा करके गोली चलाया और एक व्यक्ति को बाहर मार गिराया, आपको जो है, लेकिन आप क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है, हम आपको बाहर मुक्त कर देते हैं, आप जाइए बाहर ही बिल्कुल फ्री होकर के रहे। तो ये जो दोहरा दर्जा है देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो कुकर्म है उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत को बहुत गंदा कर रखा है कुणाल जी, सब कुछ पाने के लिए ले माफिया यही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या यह सिलेक्टिव अप्रोच भी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, गुंडा राज का समापन हो गया, सुशासन की सरकार आ गई, कई बार जेल में छापे पड़ते हैं, बहुत सारी प्रतिबंधित चीजें मिलती हैं, लेकिन क्या जिनसे भी मिलती है वह तमाम कैदियों को अन्यत्र दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाता है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो फिर पूर्व माफिया के बेटे को ही ऐसा क्यों उसके लिए करना पड़ा, यह भी सवाल है। और विपक्ष आपसे बोलता है, माफियाओं को कह के एक तरफ आप सफाया करते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया है कि अब वहाँ कोई माफिया नहीं बचे हैं, कोई एनकाउंटर्स नहीं होते हैं, कोई कत्लेआम नहीं होती है? श्रीवास्तव साहब। कुणाल जी, हमारे शासन में आने से पहले ये प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के नाम से जाना जाता था। ये ऐसे संगठित माफिया गिरोह थे जिनकी अपने आप में सरकार थी, तमाम सरकारें जिनकी मदद करती थी। मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने के लिए पंजाब की जनता की टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए सुप्रीम कोर्ट में फूंक दिया वहां की कांग्रेस सरकार। इसके पहले भी मुख्तार अंसारी को जब कल्याण सिंह जी के शासन में ढूंढा जा रहा था तो मुख्तार अंसारी हरियाणा के एक मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पे आराम फरमा रहा था। यूपी पुलिस जाके वहां से खाली हाथ लौट आती थी। योगी आदित्यनाथ जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लगातार दस्तक देके न्यायपालिका को बाध्य किया कि मुख्तार के मुकदमे का फैसला उत्तर प्रदेश में होना है, इसको भेजा जाए। नहीं, इतने महंगे वकील खड़े कर दिए थे कांग्रेस की सरकार ने कि वो अगर सामान्य इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री होता तो मुख्तार अंसारी कभी उत्तर प्रदेश की सीमा में ना पाता। पूरा जीवन आराम से वहां पंजाब की जेल में पैर पसार कर काटा। और इन माफियाओं की जेलों में किस तरह के सिक्के चलते थे कुणाल जी, कि एक जेलर ने मुख्तार की बात नहीं मानी थी, उसकी ही गवर्नर हाउस के सामने हत्या करा दी थी मुख्तार ने अपने गुरु के माध्यम। यह थी कि मुख्तार जेल के राजा थे, जेल में इनके सिक्के चलते थे। ये डिप्टी जेलर और जेलर जो मामूली तनख्वाह पाने वाले, इनकी हैसियत की इनकी उपदूली कर दे।
जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अतीक अहमद की कुत्ते से हाथ मिलाता हो, किस कप्तान की औकात है जो इनके सामने गुस्ताखी कर जाए? ये देश, ये दृश्य उत्तर प्रदेश ने देखा है। योगी आदित्यनाथ जी के कलेजे को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे माफियाओं को मट्टी में मिलाने का काम जो उन्होंने सदन में कहा था वो करके दिखा दिया गया। तो क्या अब उनके गुनाहों की सजा उनके आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी क्या? देखिए, ये शास्त्र कहता है कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। शास्त्र कहता है जो बोए हो काटोगे। वो बेगुनाह नहीं है। उनके जो जिस बच्चे का इनकाउंटर हुआ उसका जरा आपराधिक बैकग्राउंड देखिए। खुद गोली चला करके उसने दो सिपाहियों की हत्या की है उमेशपाल के साथ। हमारा पुलिस का जवान अपने कर्तव्य परायणता में शहीद हुआ मौके पे इन्हीं के सपोले से। विवेक जी, अली अहमद को डर है कि कहीं उसके साथ भी वह ना हो जाए जो उसके भाई के साथ, उसके पिता के साथ। वो डर लाजमी है। यहाँ पे ऐसे अपराधियों के मन में ये डर होना चाहिए। अगर ये डर नहीं रहेगा इनको अतीक अहमद बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये उसी सांप के सपोले है जिसका 45 साल उत्तर प्रदेश पे आपराधिक साम्राज्य रहा। 12 हाई कोर्ट के जज जिसका मुकदमा सुनने से इनकार कर दिए, 13वें ने सुना, 13वें ने बेल दे दिया। ये वो सांप के सपोले है। ये डर लाजमी होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का यही डर उत्तर प्रदेश में अमन चैन की गारंटी है, यही कानून व्यवस्था की गारंटी है। क्योंकि सबको मालूम है कि ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपराधी के कुत्ते से हाथ नहीं मिला। ठीक, विनय राय जी, यदि ऐसा डर है तो डर होना चाहिए। क्या वाकई अली अहमद को डरना चाहिए? क्योंकि इस डर को उसने उजागर किया है और अब चूंकि नैनी से झांसी ट्रांसफर कर दिया गया है, बात निकल कर आई कि 1100 रुपए मिले थे, संभवतः उसके लिए डिप्टी जेलर को भी निलंबित कर दिया गया। अब ऐसे में उसको 450 से 500 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह डर जो उसके मन में बैठा है वह निकल पाएगा या फिर अब क्या होगा? जिस हिसाब से श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं तो डरना तो उसको चाहिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। 1 मिनट और चाहता था कुणाल जी आपका। बोल लीजिए। 1 मिनट बोल लीजिए। 1 मिनट विनय जी, आ रहे हैं आपके पास, बोल ही लीजिए। नैनी जेल मतलब अतीक का घर। हाँ, वहाँ अतीक का सिक्का चलता था। अतीक के अगर कुत्ते को भी वहाँ रखेंगे तो भी वहाँ राजा की हैसियत से रहेगा। अब कहाँ सर, अब तो योगी का सिक्का चलता है अभी भी। अरे सुन लीजिए, उसके इतने चाहने वाले वहाँ पे पुराने अपराधी, सजा याफ्ता, पक्का और तमाम लोग मौजूद हैं। तो वहाँ अतीक अहमद के किसी भी आदमी का आप बाल भी बांका नहीं कर सकते। नहीं लीजिए, ठीक है, जो सुविधा उसको। और सुनिए, जब आप कभी इनकी औलादों की फहरिस्त निकालेंगे और डेट ऑफ बर्थ से जरा मिलाएंगे, पता चला अतीक अहमद नैनी जेल में थे, बेगम साहिबा वहीं जाती दिख जाएंगी। जरा निकाल के देख लीजिए। चलिए, ठीक, जेल में क्या होता था। ठीक है, ओवर टू यू विनय जी। देखिए, जहां तक सवाल है कि अपराधियों के मन में डर होना चाहिए, तो डर कानून का होना चाहिए। सबसे बड़ी किसी व्यक्ति विशेष का, किसी सामान्य व्यक्ति का डर किसी के मन में बैठे, ये कोई जरूरी नहीं है। पहले मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि अतीक, मुख्तार या मुन्ना बजरंगी सरीके जो तमाम अपराधियों जो या तो संदेहास्पद मर गए या इनकाउंटर में मार दिए गए या आपस में जेल में घिर के मर गए, ये अलग सवाल है। लेकिन परिस्थितियां ये है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 21 करोड़ की आबादी में क्या ये 3 ही माफिया है? क्या आज प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा? क्या प्रदेश में आज संगठित तौर पर जो बाहुबली हैं, जो सफेद पोष भी हो चुके हैं, वो खत्म हो गए? क्या उनकी रंगबाजी नहीं चल रही है? जाहिर सी बात है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो उच्च मानदंड है उसको 2 पहले के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने खींचा है, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो या मायावती की सरकार। उन्होंने बिना भेदभाव के, उन्होंने अपने सांसद, अपने पार्टी के सांसद उमाकांत को मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया और अपने आवास से गिरफ्तार करा दिया। ये आप नहीं कह सकते कि हो सकता अपनी शोहरत के लिए, क्योंकि ये सब चीजें चुनावी मोड में जब आती है गवर्नमेंट तब दिखाती है अपने स्थिति इकबाल को बचाने के लिए। लेकिन डर अगर कहेंगे, अगर कानून का डर जिसको कहते हैं ओवरऑल किसी के मन में, चाहे अपने पार्टी का हो, चाहे विरोधी हो, चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, ये मायावती और कल्याण सिंह ने स्थापित किया। जिस एसटीएफ पर आज उत्तर प्रदेश नाज करती है, उस एसटीएफ की स्थापना सिर्फ एक अपराधी को मारने के लिए हुई थी, श्री प्रकाश शुक्ला को। आप ये सोचिए कि एक कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री, उसने कहा कि एक व्यक्ति को मारने के लिए एक संगठित फोर्स बना दी कि सिर्फ तुम्हारे जी में एक अपराधी को मारना काम,
लेकिन आज की तारीख में अगर ये सवाल उठते हैं कि सेलेक्टिव क्यों, मान लीजिए ठीक है कि आप किसी अपराधी पे कार्रवाई करें, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप खुल के फिर कह दिए मिट्टी मिलाने वाली जो बात है कि वो इनकाउंटर, वो 2 अपराधी आकर अतीक को नहीं मारे, वो हमने मरवा दिए, मुख्तार अंसारी जेल में बीमारी से नहीं मरे, हमने मरवा दिए, बोल दिए खुल करके। क्योंकि आप भी कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमने तो पूरी व्यवस्था उसको जेल में दी थी, वो बीमार था इसलिए मर गया, 2 लड़के अपराधी थे, वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आए, वो मार के चले गए। तो सवाल वहीं पर फिर खड़ा होगा कि जब अतीक पूर्व सांसद, उसका भाई अशरफ पूर्व विधायक एक हथकड़ी में बंद कर आते हैं, अब पूरी पुलिस फोर्स घेरे रहती है, ऐसे में 2 सामान्य अपराधियों की हिम्मत कैसे हुई कि जाकर उसको मार दें? ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा फिर। वो भी तो अपराधी थे जिन्होंने मारा उनको, ये तो पुलिस कह नहीं रही कि मुठभेड़ में मैंने मारा। जिसको पुलिस ने मुठभेड़ मारा वो तो निष्पक्ष है, चलिए समझ में आता है कि उसने क्रॉस फायर किया, आपने अपने आत्मरक्षा गोली चलाई, वो मर गया, जो पुलिस की तैयारी और बाकी वो रिपोर्ट तैयार करते। लेकिन अतीक और अशरफ में क्या कहेंगे? आखिरकार 2 अपराधी जो अतीक और अशरफ को मार दे, सोचिए, जो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे ना कि कुत्ते से भी लोग हाथ मिलाते थे, तो इतने बड़े राजा महाराजा जो अपराधियों के थे, उनको 2 सामान्य लड़के पूरी पुलिस के घेरे में आके मार के चले गए। तो पुलिस कहाँ थी उस समय? ये भी एक सवाल खड़ा होगा। सवाल ये नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, उसको कानून के घेरे में लिया जाना चाहिए, तत्परता से लिया जाना चाहिए, तुरंत लिया जाना चाहिए, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश में एक सामान्य वातावरण बनेगा। और आम जनमानस को ये लगना चाहिए कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, सबके ऊपर एक समान भाव से कार्रवाई हो रही है। जो गुंडई करेगा, जो अपराध का काम करेगा, उसकी जगह, जैसे पहले कहते थे ना पॉलिटिकल लाइन में, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर या ऊपर या जेल, तीन फार्मूला हुआ करता था, वो होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी जो प्रदेश में रहता है वो बिना डरे निर्भीक होकर के सड़क पर चलना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है। अब कोई रंगबाजी करे, कोई वसूली करे, तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, और होनी चाहिए, और हर किसी के लिए तो कानून समान होता है, यही हम सब जानते भी हैं। तो फिर सिलेक्टिव अप्रोच कैसे आता है? आ रहे हैं श्रीवास्तव साहब, आपके पास जरूर आएंगे काउंटर लेने के लिए। लेकिन डॉक्टर पूजा, अब जब अपराधियों के उन्मूलन के लिए उनके पूर्ववर्ती रिकॉर्ड्स, उनके खानदान के पहले वाले लोगों के भी रिकॉर्ड, सब कुछ निकल कर सामने आएंगे, तो यह क्या मान लिया जाए कि माफिया का बेटा भी माफिया ही होता है, होगा, होना ही है? क्योंकि जिस हिसाब से विवेक साहब कहे हैं, तब तो फिर उस पूरे लिनिएज को साफ कर दिया जाएगा। और यदि कोई और माफिया है जिनके पूर्ववर्ती लोग माफिया नहीं थे, वो नए नए माफिया बने हैं, तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। फिर डॉक्टर पूजा, देखिए कुणाल जी, अगर वो भाजपा के नेता होंगे तो माफिया नहीं होंगे, फिर उनके बच्चे मासूम हो जाएंगे, वो खुद मासूम हो जाएंगे। अभी नैनी जेल की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, कई सारी चीजें मुझे होती टीवी डिबेट में नहीं करनी चाहिए। नैनी जेल हम भी गए हुए कई बार, और इनके नेता भी जेल में रहे हैं, और हमने दरबार भी देखा है, और भी बहुत सारी चीजें देखी हुई है। तो मुझे लगता है कि अपने नेताओं से जाकर के मिल रहे हैं, जो देखिए नेता हमको लगते हैं पर है माफिया, तभी तो जेल में रहे हैं, नैनी जेल में ही रहे हैं, जिनको आपने मुक्ति कर दिया हुआ है। तो उस पर डिस्कशन ना करके हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो वर्तमान में स्थिति है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों बार बार माफिया करते रहते हैं। लेकर के 2-4 नाम रख लिए हैं, अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो है राजभर की पार्टी से विधायक है, और इनके साथ में ही है। तब इनको आपत्ति नहीं हुई कि निकाल करके बाहर रास्ता दिखा दे, हम राजभर को बोल रहे हमारे साथ में नहीं रहे, इनको जहाँ फायदा मिले। अभी देख रहे होंगे जो है कुंडा के राजा कहे जाने वाले, आपको पता है वो राजा भैया, उनकी इतनी सारी वीडियो, उनकी भाई पत्नी सब देख रही है, लेकिन जाकर के क्रॉस चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसकी वीडियो में सत्यता कितनी है कि देखी नहीं कि हाँ ये वैध है कि अवैध है, हिम्मत भी नहीं पड़ रही इनकी। और विनीत सिंह MLC है इनके यहाँ पे मिर्जापुर से, जिनसे पूछिए कि उनका क्या साम्राज्य चल रहा है, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। ये जो है वहीं पे जा सकते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं, अब ये 12 साल का बच्चा है, ये 11 साल का बच्चा है, इसके पिता की जो है हमने हत्या करवा दी हुई है प्री प्लान तरीके से, पूरा इस्तेमाल करके अपना तंत्र, अब इसको प्रताड़ित किया जाए। ये उसमें इंडल्ज रह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को बहुत गंदी स्थिति में ला दिया हुआ है। ये नहीं चाहते कि पता चले लोगों को किसान लाइन में लग करके मर जा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि वह बेरोजगार होकर के टहल रहा है। जो है लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष इस्तीफा दे रही है क्योंकि उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, बेरोजगारी का पूछ रहे हैं। ये नहीं चाहते कि जाने उत्तर प्रदेश से किस तरीके के हालात हो रखे हुए, तो ये रच लिए हुए हम माफिया उत्तर प्रदेश को जला करके खाक कर देंगे। आपने देखा होगा अभी विवादपद जो है बयान के बरेली में क्या चल रहा था, वही विवादपद बयान जो है, वही बयान माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देते हैं 27 सितंबर को। और जो
पुष्टिका देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, माननीय मुख्यमंत्री खुद स्वयं देंगे तो अपने ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और इनके यहाँ पे तो खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका भी पता कर लीजिए इतिहास कि कहाँ कहाँ कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है, कौन सी गाड़ियां वो इलाहाबाद के बॉर्डर पार कराया करते थे, पता नहीं कैसे ईश्वर माफ करते चला जा रहे हैं इन लोगों को, या फिर इनका भी जो है खड़ा भरेगा तो मार करके छूटेगा। ठीक है, तो वही तो सवाल है। श्रीवास्तव साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिएगा जरूर। लेकिन हम लोग ये आम बोलचाल में कहते हैं कि कानून की नज़र में सब एक है और कानून सबके लिए एक है। उत्तर प्रदेश में भी सबके लिए एक है, वाकई एक है। क्या ध्रुवीकरण जिस तरह से राजनीति में भी की जाती है, क्या वो पैटर्न बदल कर डिसाइसिव इनकाउंटर्स और इन तरह की चीज़ों में भी होगी, और यदि है तो है, ऐसा होगा? देखिए कुणाल जी, आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो कानून अपना काम करेगा। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने, उसके लड़के ने उमेश पाल के साथ साथ पुलिस के 2 सिपाहियों की मौके पे हत्या की। कानून को खुली चुनौती थी, उसकी प्रतिक्रिया कानून ने करनी थी। अभी हमारे पत्रकार भी तो कह रहे थे कानून को अपना काम करने दीजिए। कौन कानून को इम्प्लीमेंट करता है? जब मैं पहले बता रहा हूं कि 12 हाई कोर्ट के जज अतीक अहमद का मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, 13वें ने सुना, बेल दे दी। तो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली हाथ पैर तो यही पुलिस है। पुलिस की हत्या कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे कानून अपना फैसला करे, कानून अपना काम करे। कानून के हाथ पैर नहीं होते, कानून की हाथ पैर यही पुलिस होती। यही अगर बढ़ जाएगी तो फिर कानून ड्राइंग रूम में टांगने का काम आएगा। 45 साल का साम्राज्य था अतीक अहमद का, 62 साल उम्र थी, इतने लोग थे उसको कि आराम से अपनी जिंदगी पूरी करके खुद इस दुनिया से विदा हो जाता। जिन लोगों ने विदा किया वो लोगों ने उसको क्यों मारा, कैसे मारा, उनको पकड़ा गया, बाकी सारी चीजें जुडिशरी में है। लेकिन उसके लिए लोग दुखी हो रहे हैं, उसके परिवार के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं। अतीक अहमद के लड़के को अगर इलाहाबाद से झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है जिस तरह का साम्राज्य अतीक अहमद का था, उसके किसी परिवार की कुत्ते को भी आप रखेंगे तो वहां उसका राज चलेगा। अभी भी इतने पक्कों को, इतने जेल की व्यवस्था समझ लीजिए, जेल में किसी भी जेल में मुश्किल से 100 भी कर्मचारी सरकारी नहीं होते। तब फिर योगी साहब का जो सख्त रवैया वहां क्यों नहीं पहुंचा जब अभी भी ऐसा हालत है? मैं बात समझा रहा हूँ। हाँ। कोशिश जो जेल की व्यवस्था कुणाल जी वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। मुश्किल से 100 कर्मचारी भी सरकारी जेल के अंदर नहीं होते, जिसमें जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर से लेकर के जेल के सिपाही तक होते हैं। सारी व्यवस्था वहाँ जेल के पुराने जो सजा याफ्ता कैदी या विचाराधीन बंदी होते उनकी जिम्मे होती है, वही जेल की व्यवस्था देखते हैं। सारे पक्कों, सारे जो पुराने पक्के अपराधी हैं वहाँ के सजा याफ्ता सब अतीक से फंडे। समझ गया मैं आपकी बात, और यदि यह बात है तो ये गंभीर बात है। 1 मिनट विनय जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। पुराने पाप इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि मौजूदा सरकार के सख्त रवैये से भी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी योगी का सिक्का ना चलता हो? देखिए 2 चीजें हैं। अभी इन्होंने कहा कि पिता का जो बच्चे में पिता का गुण आता है, तो फिर मुख्तार के बाबा दादा तो बड़े खानदानी लोग थे। ब्रिगेडियर उस्मान क्या थे? वो तो आतंकवादी नहीं थे ना अपराधी थे। उनके परिवार में राष्ट्रीय कांग्रेस के उस जमाने के अध्यक्ष रहे, उनके परिवार में उपराष्ट्रपति तक रहे। वो तो अपराधी और आतंकवादी नहीं थे ना। हर बच्चा अपने कर्म से आगे बढ़ता। आप ही के 2 बच्चे होंगे, कोई एक पढ़ने में बहुत तेज होगा, एक हो सकता है रास्ता भटका हो जाकर अपराध की दुनिया में हो, तो पढ़ने वाला अधिकारी बनता है और अपराधी एनकाउंटर मारा जाता है। ये मत कहिए कि एक ही घर में अगर 3 बच्चे हैं तो पिता के गुण से तीनों खराब हो गए, तीनों अच्छे हो गए। हर बच्चे को बाप अच्छा बनाना चाहता, उसमें कोई बिगड़ता कोई बनता। और रहा सवाल की जेलों में जो साम्राज्य, सही कह रहे हैं, सजा याफ्ता और ये कैदी देखते हैं, और लेकिन अंग्रेज तो सिलेक्टेड थे ना। आज के जमाने से तो कमी प्रशासन व्यवस्था थी, लेकिन उस समय भी जेल में अपराध नहीं होता था। आज जो जैमर लगे हुए हैं जेलों के, वो जानबूझ के जैमर बंद रहते हैं, और अगर उनका साम्राज्य नैनी जेल में चल रहा है और सजा याफ्ता ही जेल का संचालन देख रहे हैं, तो जिस जेल में जाएंगे वहां अपराधी बैठे हुए हैं, वहां उनकी मदद करेंगे। फिर ये तो जेल का रिवाज है, मिलवाने का पैसा अलग, खाना पहुंचाने का पैसा अलग, ये सबको पता है। जो भी राजनीतिक बंदी भी अगर जेल में बंद हुआ होगा ना, तो उसको पता होगा कि जेल का सिस्टम ही अलग है। एक सामान्य तौर पे अगर आप बंद हैं तो आप मिलने को अपने परिवार से तरस जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पैसे वाला है
तो उसका घर में खाना भी जाएगा, मुलाकात किसी भी समय उसकी हो जाएगी, वो सारे नियम कानून जेल मैनुअल किनारे हो जाता है। ये चीजें अगर व्यवस्था है कि अगर उसके जेल में उसकी पकड़ अच्छी है, अपराधियों में पकड़ अच्छी है, तो हर जेल में तो अपराधी ही बंद है, वहां भी मदद करेंगे। फिर सिर्फ शिफ्ट करना भी समाधान नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए बनाए गए कि आप त्वरित गति से उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। जहां तक रहा इन्होंने कहा कई जजों ने सुनने से मना कर दिया, इसका भी एक नियम है। जैसे मान लीजिए कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है और कोई जज सुनना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जज साहब न सुनने पाए, उनके किसी रिलेटिव को अपने यहाँ वकालतनामा दाखिल करा दीजिए। वो जैसे जज साहब के सामने मैटर जाएगा वो नॉट बिफोर कर देंगे। उसमें एक जज साहब ने लिखा था भाई इनका मैटर मैं नहीं सुन सकता। कुछ नॉट बिफोर होते हैं, उसमें टर्म कंडीशन जज नहीं लिखते हैं, वो सिंपल लिखते हैं नॉट बिफोर, मेरे सामने केस न लाया। कई ऐसे मामले हम लोग जानकारी में हैं कि इसमें अगर उनके रिलेटिव को भी आप अपीयर करा दीजिए या उनके चेंबर के किसी वकील को अपीयर करा दीजिए और आपको लगता है जज साहब सख्त है और मेरे खिलाफ सजा कर देंगे, वो जज साहब सुनेंगे नहीं मैटर। जज साहब सीधे लिखेंगे फाइल पर नॉट बिफोर, मेरे सामने से न लाएगा। ये चीजें हैं, लेकिन सुधारने की चीजें एक दिन में व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है, समय लगता है, लेकिन हाँ। एक निष्पक्ष तरीके से जनता में एक मैसेज जाए कि सब कुछ सबके लिए एक समान कानून का डंडा चल रहा है, बस इतना ही। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे पास, फिर भी श्रीवास्तव साहब आप उंगली उठाएं 10 सेकंड सर, बस बोलिए। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के नेता थे गायत्री प्रजापति, एक जज साहब ने उनको छोड़ दिया, उस पर जांच हुई। अब वो गायत्री प्रजापति जी जेल में है, पैसा कर करके अस्पताल पहुंच जाते हैं, अस्पताल में उनके ऊपर हमला हो जाता है। अब इसको भी लोग कानून व्यवस्था जोड़ देते हैं। हर अमीर अपराधी वहां अस्पताल पहुंच जाता है, गरीब वहां चाकरी करता है। तो जेल की व्यवस्था को बहुत सुधारा जा रहा है, बहुत सुधारने की जरूरत है, हम उस पर कार्रवाई करें। ठीक है, और इसी के साथ यह भी बहुत जरूरी है कि सबके नजर में कानून एक है और कानून के लिए भी सब एक है। यह केवल कहने के लिए नहीं, धरातल पर दिखना भी चाहिए, वह भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।